चलो मम्मी, शुरू हो गया, शुरू हो गया। करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी राज में महिलाओं के साथ अत्याचार, संदेश खाली की घटना से पूरा देश शर्मसार, गुनहगारों को बचा रही है राज्य सरकार, पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुनाई आप बीती। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपयों की लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में किया सफर। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार, लालटेन राज में एक ही परिवार हुआ समृद्ध। प्रधानमंत्री ने बेतिया में 13,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी किया सम्मानित। दक्षिण कोरिया में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, तकनीक और व्यापार पर हुई बात, हिंद प्रशांत सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर हुआ विचार विमर्श। और भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी पहल, अब खेलो इंडिया की पदक विजेता भी होंगे सरकारी नौकरी के पात्र, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल पहुंचकर ममता सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने का टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया तो ममता बनर्जी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी के नेता बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि महिलाओं की शक्ति अब टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है। देश की नारी शक्ति को नमन करने के लिए पश्चिम बंगाल के बारासात में विशाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के इस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। पीएम का संबोधन सुनने के लिए देश के अनेक हिस्सों की लाखों महिलाएं भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने संदेश खाली को लेकर राज्य की ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। पीएम ने कहा कि ममता सरकार के व्यवहार से महिलाएं आक्रोश में हैं। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है।
प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना पीएम के परिवार को लेकर की गई आपत्तिजनक बयानबाजी पर जोरदार कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। पीएम ने अपने जीवन से जुड़ा अनुभव बताते हुए कहा कि जब वो घर से झोला लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, तब भले ही उनकी जेब में एक पैसा नहीं था, फिर भी देश की माताओं, बहनों और गरीबों ने उन्हें एक भी दिन भूखा नहीं सोने दिया। देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। बारासात में प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद भव्य हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ आया। लोगों ने पीएम के काफिले पर फूल भी बरसाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन की रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। प्रधानमंत्री ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदीनगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार में हुए कोलकाता मेट्रो के विस्तार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोलकाता की मेट्रो भाजपा सरकार के काम की रफ्तार की भी गवाह है। कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ स्कूली छात्र भी थे। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया।
बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज जब बिहार पहुंचे तो राज्य को हजारों करोड़ रुपयों की विकास की सौगातें दी और राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद की सरकार के जंगलराज पर हमला बोलते हुए उस समय के भ्रष्टाचार को गिनाया और नौकरी के बदले जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर फिर से हमला बोला और कहा कि पूरा भारत उनका परिवार है। विकास के पथ पर बिहार को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की एक और सौगात दी। पीएम ने बेतिया में लगभग 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इससे खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। इससे उत्तर बिहार के कई जिलों को लाभ होगा। पीएम ने डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास की नई रफ्तार को सराहा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलने का जिक्र करते हुए पीएम ने जंगल राज के दौर की याद दिलाई, जब युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा में आसानी होगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुलेंगे। परिवारवादी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इसमें केवल एक ही परिवार का भला हुआ। पीएम ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना ही परिवार को लेकर उनके बयान पर कड़ा प्रहार किया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आम्बेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। पीएम ने विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी अहम परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने देश के तेज विकास के लिए एनडीए के 400 पार का नारा दोहराया। पीएम ने कहा कि चुनाव में अपनी हार तय देखकर बौखलाए इंडी गठबंधन वाले भगवान राम और राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। पीएम के संबोधन में परिवारवादी राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन निशाने पर रहा। साथ ही पीएम ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता मजबूती से दोहराई। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
संदेश खाली के गुनहगार शेख शाहजहां को ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देर सवेर ही सही कानून के हाथों शेख बच नहीं पाया। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल और आज दोनों दिन शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन ममता सरकार अड़ंगे लगाती रही। तमाम दावपेच के बाद आखिरकार बंगाल पुलिस को शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर ममता सरकार एक बार फिर से कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कटघरे में है। संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई की गिरफ्त से बचाने की ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम हो गई। आखिरकार पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया। इससे पहले ममता सरकार ने शेख शाहजहां को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी ममता सरकार के हाथ निराशा ही लगी। ममता सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कार्रवाई की अपील करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ममता बनर्जी पर राज्य की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप रहने के लिए जमकर हमला बोला, जबकि भाजपा ने ममता सरकार पर बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चलाने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष भी संदेश खाली हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं बीजेपी के, कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नॉर्मली अपना काम करने देते हैं, बट दिस इज अ सिचुएशन वेयर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रीएनफोर्सिंग द पब्लिक परसेप्शन के वहां पे टोटल ब्रेकडाउन है। I have not heard any statement from the so-called opposition parties. This kind of an incident should have been condemned in the strongest terms. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अपराधी को बचाने के लिए क्यों इतनी उतावली हैं? हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती भी सुनाई। आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेंगे। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के खिलाफ है और 2 एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा, शेख शाहजहां के विरोध में महिलाओं के लगातार प्रदर्शन, हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की झूठी न्यायिक रोक पर कोर्ट के फैसले के बाद 55 दिन तक फरार रहने के बाद शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लक्षद्वीप में आज से नौसेना को एक नया बेस मिल गया है, जहां से नौसेना अपने परिचालन गतिविधियों को बढ़ाएगी। आईएनएस जटायु नाम के इस बेस को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर शुरू किया गया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख और लक्षद्वीप के प्रशासक मौजूद रहे। लक्षद्वीप में भारत का ये दूसरा नौसेना बेस होगा जो भारत की इस पूरे इलाके में रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाएगा। नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु बेस की शुरुआत की। यह द्वीप विशेष रूप से सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही अहम है। यह समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत और दमखम का परिचायक है। कमीशनिंग समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए। नौसेना प्रमुख ने कहा कि आईएनएस जटायु की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। नौसेना का कैपेबिलिटी काफ़ी अभी इंक्रीज हुआ है। 2 कैरियर एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उससे क्या है, जितना कॉम्बैट पावर हम जनरेट कर सकते हैं बाय इन टर्म्स ऑफ एविएशन एंड इन टर्म्स ऑफ द रीच और द एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर प्रोजेक्शन एंड seek control over a specific area using the assets that we have is what हम लोग जो दिखाना चाहते थे। नौसेना प्रमुख ने इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार से जुड़े खतरों और नौसेना की इस क्षेत्र में भूमिका पर भी प्रकाश डाला। ये आईएनएस जटायु का नाम भी एक
बहुत ही हिस्टोरिकल नाम है। इसको कमीशन करने से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, वहाँ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग अप, ये दोनों के लिए फायदा रहेगा। हम देख रहे हैं अभी वहाँ एआई स्टेशन होगा, रडार स्टेशन होगा, फिर बाद में एयरफील्ड भी बनेगा, ताकि वहाँ से हम नजर रख सकते हैं कि वहाँ से मैक्सिमम मर्चेंट शिप्स और ट्रैफिक जो है वहाँ से जाती है। अरब सागर में चल रहे 3 दिवसीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के बीच आईएनएस जटायु की कमीशनिंग से नौसेना की ताकत बढ़ेगी और जमीन से संपर्क सरल और सहज हो जाएगा। वहीं पश्चिमी अरब सागर में परिचालन संबंधी पहुंच बढ़ेगी। समुद्री लुटेरों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में ये बेस अहम रोल निभाएगा। इस बेस की शुरुआत मोदी सरकार की सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बढ़ाने की नीति का अहम हिस्सा है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अक्षय डोगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर को देंगे, जिसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। हजरत बल तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को होगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना के जरिए तीर्थ स्थल का होगा पुनरुद्धार। लगभग 35 करोड़ की इस योजना में पर्यटन बढ़ाने, सीधे तौर पर रोजगार सृजन करने, स्थानीय कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीर्थ स्थल की 4 दीवारी के निर्माण सहित पूरे क्षेत्र का स्थल विकास, बहुस्तरीय कार पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा ब्लॉक और तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार का निर्माण, हजरत बल तीर्थ परिसर की प्रकाश व्यवस्था, तीर्थ स्थल के आसपास घाटों और देवरी पथों का सुधार, सूफी व्याख्या केंद्र का निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण शामिल है। इस परियोजना ने हजरत बल तीर्थ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने दौरे पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली फील हो रहा है और इट हैज बीन हार्ट वार्मिंग वेलकम I think from the people of Kashmir, because the people of Kashmir are also happy with this, क्योंकि लोगों में ऐसा एहसास लग रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत खुश है। As a proud for Kashmir कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। It's a big event और बड़ी अच्छी बात है। कोई बात कह के जाएंगे और कोई आगे के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप भी होगा, उनके पास कोई अच्छा सा यहाँ के लिए कोई पैकेज भी होगा। देखिए, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अच्छा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड। अजीम देश का अजीम प्रधानमंत्री कश्मीर की तरफ आ रहा है। मैं उनका वेलकम करता हूँ कश्मीर में और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर को एक अमन के गहवारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कश्मीरियों के लिए एक खूबसूरत पैकेज होगा। प्रधानमंत्री देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च करेंगे। वे चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD योजना के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1000
नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों का वितरण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, जिनमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान, उद्यमी आदि शामिल हैं। ऑनरेबल पीएम ने हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया है। वो अक्सर व बेशतर आप उनको देखेंगे कि उनका जो अटायर है, कानी शॉल्स, वो पसंद करते हैं लगाना, तो उससे हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी जो है प्रमोशन होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे कैन कम फेस टू फेस विद द ऑनरेबल पीएम। तो एक उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP राष्ट्र को समर्पित करेंगे। HADP एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण परिदृश्य को सम्मिलित किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 5,015 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है जो 5 सालों में करना है, हमने कंप्लीट करना है। वो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हम एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरी तरह से हो जाएंगे। हमारे फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमने उस पर ला रहे हैं जो फार्मर्स की बेनिफिट में है। पीएम मोदी लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के रूप में पर्यटन पर देश की नब्ज पहचानने की प्रथम राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ करेंगे। सभी को उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक नई विकास की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, एक नया कनेक्ट जो यहाँ के जनता के साथ उन्होंने कायम किया है, उसको और विस्तार देते हैं और किस तरह से एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करे। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियां देशवासियों के संवैधानिक कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला संस्कृति का संरक्षण कर रही है। यह मात्र 92 कलाकारों का सम्मान नहीं है, बल्कि संपूर्ण कला क्षेत्र की कलाकारों का समाज को सम्मान है। हम सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला के प्रोटेक्शन और प्रमोशन में 1952 से निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने खेल विभाग के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन प्रक्रिया में व्यापक सुधार प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी
उनका एक सदा सोच थी कि खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोच भी दी और एक प्लेटफॉर्म भी दिया देश के खिलाड़ियों को। लेकिन खेलो इंडिया के जो यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के खिलाड़ी थे, उनके सर्टिफिकेट और मेडल विनर्स, इनको नौकरी में वो कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे नेशनल गेम्स में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो बदलाव कर दिया गया है कि खेलो इंडिया के अगर आप मेडल विनर्स होंगे, यूथ, यूनिवर्सिटी, विंटर और पैरा गेम्स में से किसी के भी, तो अब आप सरकारी नौकरी में भी भागीदार हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नौसेना ने बुधवार को पारंपरिक फोर्ट्रो कैनन सलामी के साथ कोच्चि के आईएनएस गरुड़ पर अमेरिकी MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से हवाई बेड़े में शामिल कर लिया। इस सीहॉक स्क्वाड्रन को INS 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने MH-60R हेलीकॉप्टर को दुनिया की शक्तिशाली बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करेगा। साथ ही अपने अत्याधुनिक सेंसरों और मल्टी मिशन क्षमताओं के साथ MH-60R हमारी समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर भविष्य में भारतीय नौसेना की आंख कान बनकर ये रोमियो हेलीकॉप्टर लंबी दूरी तक अपने दुश्मन का सफाया करने में सक्षम होंगे। साथ ही इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा, 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। अभिनव सिंघल केस में धनंजय सिंह को अभिनव सिंघल के अपहरण रंगदारी केस में दोषी करार दिया गया है। धनंजय सिंह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल से जिला न्यायालय पेशी के लिए लाए गए। वहीं जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार 17वें अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन का हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजन शुरू हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने आए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी OP यादव की खास रिपोर्ट। देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाएं और जैव विविधता के व्यापक महत्व के मद्देनजर भारत में पहली बार फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन यानी कि AIBC 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय जैव प्रौद्योगिकी का है। केंद्र सरकार इसके लिए सार्थक कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, भारत तो ट्रेडिशनली जाना जाता है एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी न केवल फिजिकल, ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक और अंतरिक्ष तक डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। लेकिन शायद कभी आकलन करने पर यह कारण निकलेगा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश S. गोखले ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर क्यूरेटर, डेवलपर्स, डेटा हितधारकों को विचारों और विशेषज्ञता के साथ बातचीत करने और आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। एक साथ मिलके सोचेंगे कि किस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम आगे की तरह से नए डेटा जैसे आते रहेंगे तो इसका किस तरह से मिक्स मैच करके इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और ये एक मीटिंग बहुत इंडिया में पहली बार हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि इसका फ्यूचर रोल हमारे देश की प्रगति में बहुत अच्छी तरह से रहेगा। समारोह में मौजूद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार डॉक्टर सुचिता निनावे ने कहा कि पूरी दुनिया में 3-4 डेटा सेंटर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से अब भारत में भी इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। इससे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। इंडिया में यहाँ पे इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ओपन करने में आया है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है एंड ये हमारी
इंडियन साइंटिस्ट को एंड इवन इंटरनेशनल साइंटिस्ट के लिए भी बहुत डाटा साइंस में प्रगति करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 अलग अलग देशों के 181 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य, कृषि और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डेटा की आवश्यकता के मद्देनजर इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर की स्थापना एक अच्छी पहल है। इसमें 15 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आए हैं और टोटल जो है 181 है जो यहाँ पर आए हुए हैं, और इसका महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें किसी भी चीज़ को एड्रेस करना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये भी ज़रूरत है कि एक जगह सारा डेटा हो, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, जहाँ सारा अलग अलग टाइप का बायोलॉजिकल डेटा जो एक साथ रखा जा रहा है, इसका महत्व बहुत है। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल एक्सेस, भारतीय फसल फिनोम डेटाबेस और भारतीय जैविक डाटा केंद्र का इंडियन मेटाबोलोम डेटा आर्काइव लॉन्च करने के अलावा भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर कैप्सूल लॉन्च किया। 8 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बायो क्रिएशन सम्मेलन को भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) फरीदाबाद, पादप आणविक जीव विज्ञान विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के बढ़ते महत्व के मद्देनजर देश में पहली बार 17वां अंतर्राष्ट्रीय बायो क्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जहां रेखांकित किया, वहीं भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिकों से इस क्षेत्र में शोध, नवाचार और डाटा संकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, फरीदाबाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद परिसर में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय शिविर के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे। शिविर में कैंसर रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन द्वारा परामर्श की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के ही मेरठ जिले से STF ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दावा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इन सभी की गिरफ्तारी कंकरखेड़ा इलाके से हुई। STF के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, प्रश्न पत्र की छायाप्रति, उत्तर कुंजी भी बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाकों में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति की सिफारिश पहले से मौजूद सफारी पर भी लागू होंगी। जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साफ किया है कि समिति की सिफारिश इस पर भी लागू होगी। कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में डायरेक्शन दिया है कि जो भी कॉर्बेट में इलीगैलिटीज थी, जो भी कॉर्बेट में करप्शन था, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की सांठगांठ के चलते हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा और वो इलीगल फायदा था। इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि जो CBI केस चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डायरेक्ट कराया है कि आप एक तय वक्त के अंदर अंदर हमें अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये बताएंगे कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान आगरा
में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मेट्रो सेवा के प्रारंभ होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा से राज्य के लोगों की प्रतिदिन का सफर सुगम बन पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो से 7 मिनट तक का सफर भी किया। इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है। ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में भी मेट्रो का संचालन हो रहा है। राज्य में चल रही औद्योगिक इकाइयां और उभरते उद्योग इस बात के साक्षी हैं कि उत्तर प्रदेश अब विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। कानून व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था तक प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए, एयरपोर्ट रोड कनेक्टिविटी के लिए, एक्सप्रेसवे और दैनिक आवाजाही के स्तर को सुधारने के लिए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के 7 विधायकों के दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द कर दिया है। विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था कि वो विधायकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को अभी स्थगित रखे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली का उपराज्यपाल होने के नाते ये मेरा संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य है कि मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष जनता के मुद्दों को उजागर करूं तथा दिल्ली के लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। वहीं भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आम आदमी पार्टी की पार्षद पर पॉक्सो एक्ट के मामले पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के नाम पर झांसा देती आई है, जबकि उनके अपने ही नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं। भाजपा नेता ने कहा कि डीसीडब्ल्यू पर भी कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने आम आदमी पार्टी के ही एक वर्कर की 14 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करी है। इसके तहत पॉक्सो में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि वो और उनके बाकी सारे नेता और मंत्रीगण इन मामलों पे चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। भाजपा इस पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी के लीडर की सस्पेंशन की मांग करती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन सेक्शन 10 ऑफ द डीसीडब्ल्यू एक्ट के तहत उन पर अनिवार्य है कि पॉक्सो की इस कंप्लेंट पर वो किसी प्रकार का एक्शन ले, पर डीसीडब्ल्यू ने अभी तक कुछ नहीं करा। इसीलिए कल हमने डीसीडब्ल्यू को एक कंप्लेंट दी है और हम मांग करते हैं कि इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है और पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्व में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। यह कहना है केंद्रीय डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी का। दिल्ली में बुधवार को नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। नॉर्थ ईस्ट के कुल 8 राज्यों के लिए तकरीबन 30,000 करोड़ रुपयों के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर आए निवेशकों ने खुशी जाहिर करते हुए नॉर्थ ईस्ट के अपने विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बड़े स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट करवाने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। All the investors today signed by MOU
And next, I think immediately we should start off with talks with the state government and all the MOS to grounding activity also we should start immediately. Anytime, any issue, without hesitate, you can contact my donor ministry officers. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज किम्हे शहर के महापौर हांग ताएयोंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि किम्हे अयोध्या का संपर्क साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों से लोगों के दीर्घकालिक संबंधों का साक्षी रहा है। दोनों नेताओं ने किम्हे शहर के साथ साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग पर भी चर्चा की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरिया दौरे पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग JCM बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। Last year, as you noted, we celebrated the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic ties. During our Prime Minister's visit in 2015, our relations were elevated to a special strategic partnership. It is important that we live up to that. We have grown from strength to strength in the years that have passed. We have become truly important partners for each other. And our bilateral exchanges, trade, investments, defense and S&T cooperation have all seen a steady growth. While keeping up the momentum in the traditional areas of cooperation, we would be very much interested now in expanding it to new areas such as critical and emerging technologies, semiconductors, green hydrogen, human resource mobility, nuclear cooperation, supply chain resilience, etc. और वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट कल से धर्मशाला में शुरू होगा। भारत ने 3-1 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। मैच के पहले 2 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मैच के बारिश से प्रभावित होने की आशंका भी है। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे। अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें भारतीय क्रिकेटर और दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला गया है। 2017 में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। वहीं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीत के साथ शुरुआत की है। श्रीकांत ने राउंड ऑफ 32 में चीनी ताइपे के चाओ टिएनचेन को 21-15, 20-22, 21-8 से हराया। और वहीं एचएस प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को चीन के लू गुआंगजू ने 21-17, 21-17 से हराया। वहीं पीवी सिंधु ने फ्रेंच ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की है। सिंधु ने पहले दौर में मिशेल ली को मात दी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन नेक्स्ट 10 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई को 5% से नीचे रखने में सफल रही है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार के समय ये दहाई अंक में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक थी, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर थी और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण से बाहर था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज किम्हे शहर के मेयर हांग ताएयोंग से भी मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने एक नई शिकायत पर कोर्ट से केजरीवाल को पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश देने की मांग की है। केजरीवाल ने पिछली सुनवाई में दिल्ली के बजट सत्र का हवाला देकर पेश होने में असमर्थता जताई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल नई अर्जी पर सुनवाई होगी। ओडिशा में बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सभी नेता शामिल हुए।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली पार्टी के पूर्व नेता तापस रॉय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तापस ने संदेशखाली के मुद्दे और राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी छोड़ते हुए विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। तापस रॉय बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों के दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द कर दिया। विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के ही मेरठ जिले से एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इन गिरफ्तारियों के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दुमका पुलिस ने पिछले दिनों जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के निकट एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुए गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और 100 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक समूह बुधवार को महाशिवरात्रि मनाने के लिए पाकिस्तान के कटास राज महादेव मंदिर के लिए अमृतसर से रवाना हुआ है।